अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 117 पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। भाई हर ब्रेक पे पार्ट बनाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो पेंडिंग हैं वो करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी समझी के देख ली जाएँ एक दफ़ा दोबारा, वो भी देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसका पार्ट बी ज़रा पढ़ें जी। पास पेपर 508 पेज है, IFRS 15 पास पेपर 2। इसमें कुछ चीज़ें छोटी मोटी रहती हैं, ज़ाहिर आखिरी टॉपिक है, बाकी तो ज़्यादातर कोई नहीं चीज़ें निकली हैं। 2B है जी। ECL हैज़ पॉइंट 1, ECL हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद काशिफ बिल्डर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट including supply of construction material, architectural services, engineering and site clearance. ECL and its competitors provide such services separately also. Requirement है, in view of IFRS 15, discuss whether goods and services provided in each of the above contracts represents a single performance obligation. जी पहले पॉइंट के अंदर बताएं जी क्या है, बताएं जी बताएं। ECL has entered into a contract with Kashif Builders for construction of a रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। उसकी अब जाहिर सी बात है उसी के अंदर ही तो ये सारे काम है बाकी, ठीक है। कि आपने कंस्ट्रक्शन करनी है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की, तो आपने उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी देना है, आर्किटेक्चरल सर्विस देनी है, इंजीनियरिंग भी देनी है, साइट क्लियरेंस भी देनी है। और बड़ी निशानी के ECL उसके कंपेटिटर्स अलग अलग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दो शर्तें हुआ करती हैं। पहली बात, प्रोडक्ट सर्विसेज विद इन इट्स सेल्फ डिस्टिंक्ट हो, और दूसरा प्रोडक्ट सर्विसेज जो हैं वो विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट हों, ठीक है। अब विद इन इटसेल्फ तो ये डिस्टिंक्ट थी, लेकिन विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये डिस्टिंक्ट नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए ना हमने अंग्रेज़ी लिखनी है। अब कहाँ से लिखेंगे? वैसे तो इतनी बात भी आप कर लेंगे, लेकिन बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि आप तो 3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप IFRS ओपन करेंगे, उसमें पैरा 27, 28 और 29 है। देखो पैरा 27A, पैरा 27A और 28 ये इकट्ठे पढ़ने होते हैं आपने। फिर पैरा 27B और 29 ये इकट्ठे पढ़ने होते हैं। यानी पैरा 27A जो है वो क्या कहता है, विद इन इट्स सेल्फ डिस्टिंक्ट है गुड्स। उसकी मिसाल मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड सर्विसेज, ठीक है, आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडीली अवेलेबल टू द कस्टमर। वो हमने कीबोर्ड की एग्जांपल ली थी, ठीक है। इसकी निशानी के तौर पे आप 28 में से क्या लिखते, कस्टमर कैन बेनिफिट गुड्स विद इफ द गुड्स और सर्विसेज कुड बी यूज कंज्यूम्ड सोल्ड फॉर अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू अदरवाइज हेल्ड इन some for some good services customer may be able to for other good services may not be able to a readily available resource। यार यहाँ पे कहीं पे ये लाइन लिखी है, द फैक्ट दैट द एंटिटी रेगुलरली सेल्स अ गुड और सर्विस सेपरेटली वुड इंडिकेट दैट अ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस ऑन इट्स ओन, ठीक है जी। तो ये आप लिखा करेंगे किस बारे में लाइन, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है जी, और सर्विस ऑन इट्स ओन, और उसके साथ ये मिला के लिख लेंगे द फैक्ट दैट द एंटिटी रेगुलरली सेल्स, जैसे लिखा हुआ सवाल में, इसमें भी लिखा हुआ था ना, ठीक है, इंडिकेट्स दैट कस्टमर कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम, एक तो ये लाइन आपने लिख ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ये डिस्टिंक्ट हो। प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड सर्विसेज टू द कस्टमर इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। इसकी निशानदेही आपको 29 के अंदर मिलेगी। अब 29 के अंदर जो है वो तीन चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंट सर्विस दी है, इंटीग्रेट कर दिया गुड्स को, सिग्निफिकेंटली गुड और सर्विस जो है वो सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई या कस्टमाइज, एक्चुअली इसको ना ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा आपको, फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट एन एंटिटी प्रॉमिस टू ट्रांसफर अ गुड और सर्विस टू अ कस्टमर इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल इंक्लूड, इसमें है सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड्स, कि अगर आपने गुड सर्विसेज सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेट कर दी हैं, ठीक है, ताकि वो बंडल ऑफ गुड सर्विस बन गई जो कंबाइन आउटपुट बन गया। सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंडिकेटिंग द गुड्स, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट कंबाइंड आउटपुट, एक ये हो गया। दूसरा, गुड सर्विसेज
डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई और कस्टमाइज अनदर गुड और सर्विस प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये है कि अल्टरेशन है, गुड सर्विस तो वही रही थी, हमारा जो कुर्ता था वो अल्टरेशन से वही रहा था, ठीक है ना, लेकिन वो अल्टरेशन ने उसी बंदे से हमने ले ली थी ना अल्टरेशन, ठीक है, उन्होंने मॉडिफाई ज़रूर कर दिया था उसको, ठीक है, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई नहीं किया था, वो कुर्ते का उन्होंने शर्ट को नहीं बना दी थी, ठीक है। और गुड सर्विसेज आर नॉट हाईली डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। अच्छा, अब जो चीज़ इस सिचुएशन के अंदर होगी वो वाली इनमें से उठा लेनी है। जैसे हमारे सवाल के अंदर वो क्या कह रहा है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो आपने ये लिख देना है, ये दोनों लाइनें अब लिखनी है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं लिख के आ जाना कि इट इज़ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। कितने नंबर का सवाल है? 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर के लिए कुछ ना कुछ तो लिखना है ना, ठीक है। तो आप फिर यहाँ से लिखोगे अ गुड और सर्विस दैट इज अ गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट इफ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडीली अवेलेबल टू द कस्टमर। यहीं से उठा के लिख लिया, और साथ ही यहाँ नीचे से द फैक्ट दैट एंटिटी रेगुलरली सेल्स सेपरेटली इंडिकेट्स दैट कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम इट्स ओन। और दूसरी आप शर्त लिखोगे एंड द प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड सर्विसेज इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये केस सही नहीं, ठीक है, तो उसके बारे में फिर आप लिखोगे कि हाउएवर द गुड और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, विद इन इटसेल्फ because customer can benefit from its own and they are sold separately, वहीं से लाइन उठा के लिखी, ठीक है ना जी। however these are not identifiable separately from the context of contract, ठीक है जी, as significant as these are significant service of integrating goods or services that represent combined output। बस कहानी खत्म। इस तरह से करके थोड़ा सा लिखना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पैरा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 27 ए और 28, उसके बाद 27 बी के साथ 29, ठीक है, सही है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आपके लिए 27 ए प्लस 28 मिलाकर लिखा करना है आपने, और ये पहली शर्त के लिए डिस्टिंक्ट के लिए, ये किसके लिए है जी? डिस्टिंक्ट के लिए। और उसके बाद 27 पार्ट बी प्लस 29, ये आप लिखा करेंगे, देख कर लिख लेंगे, बाकी एक आध दफ़ा सोल्यूशन देख भी लीजिएगा, सोल्यूशन में तो इससे कम ही होगा, ठीक है। गुड और सर्विसेज डिस्टिंक्ट इटसेल्फ भी हैं, विद इन इटसेल्फ भी हैं, और विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट हों, ठीक है जी। तो ये दोनों आपने इस तरह से अलग अलग करके लिख लेने, इससे हेल्प मिल जाएगी। देखिए ज़्यादा लंबी बात नहीं लिखनी, बस कोशिश ये कीजिएगा कि आपके सामने अपनी किताब के अंदर लिखे हुए पॉइंट्स हैं, मौजूद हैं आपके सामने, बस आपने इन पैरास में से सिर्फ उतना हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, सिर्फ उतना हाईलाइट कर लेना है जो किताब के अंदर लिखा हुआ है, इन पैरास के अंदर बस वो हाईलाइट कर लेना है। और अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो बस यहाँ से देख के लिख लेना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। कितना हाईलाइट करोगे? जितना किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस वहाँ से उठा के यहाँ पे उतना हाईलाइट कर लोगे ये काम। अच्छा, वैसे आप कौन कौन से पार्ट्स लेके जाना चाह रहे हैं? वैसे जो बीच में बातें आती रहेंगी ना ऐसे हल्की फुल्की, यार कहाँ गया सवाल जी? ए वाला तो पक्का लेके जाएंगे, बी भी ले जाइएगा। बी इसलिए ले जाइएगा कि छोटे वाले, वो ये देख लीजिएगा जो चीज़ें बता रहा हूँ, बड़े स्टैंडर्ड्स के अंदर IS पार्ट बी के अंदर IS 10 और 37 की एग्जांपल्स हमने की थी, हमने क्लास के अंदर की थी, वो रिफर्बिशमेंट और वो क्या था, स्मोक फिल्टर और इस तरह की एग्जांपल्स थी, ठीक है। वो एक दफ़ा देख के वहाँ से निशान लगा लीजिएगा, वो पढ़ी हुई हमने किताब में एज इट इज़, वो एज इट इज़ उठा के यहाँ लिखी है कि उस जगह कोई सवाल आ जाए तो सोल्यूशन देख सकता है बंदा। उसके बाद IFRS 15 की भी एग्जांपल्स थी, आपको एक एग्जांपल हमने 11 की थी डिस्टिंक्ट वाली की, इसी की मद में सॉफ्टवेयर वाली, अगर आपको याद हो तो। एक सॉफ्टवेयर था जिसको बहुत ज़्यादा नहीं चेंज किया था, और एक सॉफ्टवेयर था जिसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था। एक एग्जांपल 11 है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। ये एग्जांपल आपको IFRS 15 वाली इसमें मिल जाएगी। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक SIC 32 था, वो भी इसके अंदर था वेबसाइट पर, ठीक है। तो इसलिए ये पार्ट भी ले जाइएगा, ठीक है।
अच्छा जी, चलें जी। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। पेज 400 एंड पीओ की डेफिनेशन देखना कहाँ पे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन। ये बस वैसे ही जी, बस छोटी मोटी कोई चीज़ अगर काम की मिल जाए आपको, यहाँ पे मिल जाए, काम तो हमने किया ही हुआ ऑलमोस्ट। बस छोटी मोटी चीज़ें, जैसे ये पीओ की डेफिनेशन ये पढ़ने से रह गई थी। 3.1 है पेज नंबर 430 पे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन is a promise in a contract with the customer to transfer the customer either goods or services that are distinct or series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer. For example, electricity, payroll processing, gym services consumed by customer entity. Here promises satisfied. अच्छा, वो कहता है कि पीओ क्या है? पीओ ये तो एक ऐसी गुड और सर्विस है जो वैसे ही डिस्टिंक्ट है, ठीक है, या एक ऐसी सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज हैं जो कि एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाती है एक तरह से। यानी कि गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं लेकिन वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे बन जाती है? इन्होंने एग्जांपल में लिखा हुआ है जिम सर्विसेज। अब मिसाल के तौर पे जिम वालों ने कहा हुआ है जी पर आवर, उन्होंने अपना यूनिट एक बनाया है पर आवर। अब आप वहाँ पे जाके 1 घंटा सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, रोज़ाना 2 घंटे ले रहे हैं, रोज़ जाकर 2-2 घंटे सर्विस ले रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो अब है तो वो डिस्टिंक्ट एक यूनिट ऑफ जिम सर्विस क्या है, 1 आवर या 1 आवर कर लें, बिल्कुल बेस पे आ जाए, ठीक है। 1 घंटा जो है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, लेकिन वो 1 घंटा नहीं बल्कि वो एज अ सीरीज दिया जा रहा है आपको। बिजली है, एक यूनिट अपने आप के अंदर डिस्टिंक्ट है, लेकिन हमें जिस तरह से मिल रहा है ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं, लेकिन ये एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारे सामने आ रहा होता है। यानी कि आप यूं कह लें 15 दिन की बिजली इस्तेमाल कर ली, बात समझ आई है? 15 दिन की बिजली इस्तेमाल कर ली तो उस 15 दिन के अंदर लेट से 110 यूनिट जल गए, तो हर यूनिट अलग था लेकिन वो एज अ होल क्या है, एक सीरीज के तौर पे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बिजली प्रोवाइड हो रही है उस तरह से प्रोवाइड की गई, ठीक है। अच्छा, तो पीओ क्या है जी? अ गुड और सर्विस, जैसे मिसाल के तौर पे जिम सर्विस कर लें या इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कर लें, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कर लें, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है 1 यूनिट जो है, इलेक्ट्रिसिटी का 1 यूनिट जो है वो तो डिस्टिंक्ट है, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ किए 120 यूनिट्स, ठीक है जी। तो मैं यूँ कहूँगा कि ये 120 डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं, ठीक है जी, लेकिन ये एक पीओ है जो सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ठीक है ना। मतलब जितने जितने ओवर द टाइम यूनिट्स हमें आ जाते हैं, हमें उसका बिल आता है, वापडा उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अच्छा, एक और भी बात ऐसे ही जहन में आ गई है, क्योंकि डेफिनेशंस अब वो वैसे पूछता नहीं है आपसे, एमसीक्यू में आ जाए, उसकी वजह ये है कि ओपन बुक पेपर हो गया हुआ है, लेकिन जो आईएएसएस हैं उनमें डेफिनेशंस स्टार्ट में होती हैं स्कोप पैरा के बाद नॉर्मली, ठीक है, जबकि जो आईएफआरएसएस हैं उनके अंदर पहले स्टैंडर्ड होता है और एंड पे डेफिनेशंस होती हैं, कभी खोल के देखा हो तो स्टैंडर्ड्स को, ठीक है ना, तो उनको ज़रा देख लिया कीजिए, इस तरह कीजिए। जो डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है अपेंडिक्स ए के अंदर, ठीक है ना, एंड पे अपेंडिक्स गिवन होता है, उसमें डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। आईएफआरएस में जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई जाती है क्लास में, उसका मतलब ये होता है कि इसको एक दफ़ा वहाँ से देख कर निशान लगा लें और कुछ नहीं करना, पता बस लग गया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ हमारी जो है वो रह गई थी, वो है कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऑल टुगेदर मिस ही हो गया था जी। क्या भाई? खुद पढ़ लिया था यार, ये तो बहुत अच्छा किया था आपने। चलो फिर भी हम भी तसल्ली तो करेंगे ना अपनी यार। देखो
पेज नंबर 418। अच्छा, ये एक टेबल है, इस पे एग्जाम्पल्स हैं, ज़रा ये पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। कहता है जी, बाकी अंग्रेजी नहीं पढ़नी, जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो देखें। एक टेबल है 418 नंबर सफ़े पे। कहता है डेवलपर डी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ सिक्योरिटी सिस्टम टू पीटीसीएल कराची। पीटीसीएल कराची ऑफिस को एक डेवलपर ने एक सिक्योरिटी सिस्टम, एक एंटीवायरस जो है वो देने का कॉन्ट्रैक्ट किया। 3 days later in a separate contract, D enters into a contract to sell the same system to PTCL Lahore office. During the negotiations, D agrees to sell the system at a big discount if both offices purchase the system. भाईजान दो बातें हो रही हैं, एक तो करीब करीब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के आ रहा है ये, ठीक है, और दूसरा ये पैकेज बन गया। क्या बन गया? डिस्काउंट, बिग डिस्काउंट इफ बोथ ऑफिसेज परचेज द सिस्टम, ठीक है। तो IFRS 15 कहता है भाईजान, अगर दो कॉन्ट्रैक्ट्स एट द सेम टाइम और नियरली एट द सेम टाइम एंटर हों और वो एज अ पैकेज हों, तो वो दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं, उनको कंबाइन करके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। हाँ, अगली बात अलग है कि POs उसके अंदर 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं। आपको पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट सेम होने का मतलब तो फिर यही है कि हम दोनों सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पे पहला सॉफ्टवेयर जो है वो 1 लाख रुपए के ऊपर, अस्सलाम वालेकुम, जो 1 लाख के ऊपर जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दूसरा 50,000 के ऊपर हुआ है, तो ये डिस्काउंट क्यों मिला है? पहले की वजह से। तो समझो ये तो पैकेज ही हुआ ना, ये तो हम ये कहेंगे कि 1.5 लाख के 2 सॉफ्टवेयर, तो 75 का एक रेवेन्यू का उसका बनेगा, ठीक है ना। इस तरह की कहानी होती है। बहरहाल कंबाइन कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट कब? जब ऊपर अंग्रेजी लिखी है, फिलहाल एग्जांपल्स पहले पढ़ते हैं फिर अंग्रेजी देख लेंगे। कंबाइन कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट कब? जब ये एज अ पैकेज एंटर हो विद इन सेम एट सेम टाइम या विद इन नियरली सेम टाइम, ठीक है, और वो मतलब एक की प्राइस दूसरे की वजह से इम्पैक्ट ले रही है, तो ये पैकेज बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो कंक्लूजन क्या है? डी कंक्लूड्स दैट टू कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी combined because contracts were entered into at nearly the same time and contracts were negotiated as a single commercial package, ठीक है, सिंगल कमर्शियल पैकेज। और सही है। दूसरी एग्जांपल, a marriage hall enters into a contract for seminar to be held by PTCL for foreign clients to be held in November. 3 days later, marriage hall entered into a separate contract for seminar to be held by PTCL for local clients to be held. The consideration of this contract depends upon performance of first contract. भाई पैसे आपको तब मिलेंगे जब आप, यानी कि उसने कंसीडरेशन ऑफ वन डिपेंडेंट कर दिया ऑफ परफॉर्मेंस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अदर। तो फिर स्टैंड कहता है भाई ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, ये एक ही है, इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दो हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा भी था कि मोबाइल और चार्जर, इस तरह से पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट एसेट आया था, आज इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कब आया था, इस तरह की एग्जांपल हमने देखी थी। कंडीशनल क्या था? हमने कहा था कि प्रिंटर और कंप्यूटर था, गाड़ी थी, प्रिंटर कंप्यूटर था, कुछ ऐसी एग्जांपल थी बहरहाल हमने पढ़ी, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये प्रोडक्ट ए चली गई है और कस्टमर ने कहा है कि मैं प्रोडक्ट बी के पैसे तुम्हें तब रिसीवेबल बनेंगे जब प्रोडक्ट ए के पैसे तब रिसीवेबल बनेंगे जब प्रोडक्ट बी डिलीवर करोगे। तो जब उसने प्रोडक्ट ए डिलीवर कर दी थी, अब पीओ तो सेटिस्फाई हो गई थी, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन कंडीशनल राइट था तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट रहा। तो ये वही बात हो रही है, बात तो वही है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपका, मिसाल के तौर पे आप गए हफीज सेंटर, आपने जाके कहा जी मोबाइल मुझे दे दें और साथ ओरिजिनल चार्जर दें। उन्होंने कहा मोबाइल ले लें, चार्जर अभी नहीं आया, आता है तो आपको दे देंगे। आपने कहा ठीक है, मैं मोबाइल के पैसे तभी दूंगा जब आप मुझे चार्जर डिलीवर कर देंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 2 दिन बाद आके आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे नहीं पे, ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। जब कंसिडरेशन ऑफ वन डिपेंड्स ऑन कंसिडरेशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, पीओज इसके अंदर दो हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला जी? ये क्यों कंबाइन किए हैं? देखो ऐसे देखना था, ये क्यों कंबाइन किए हैं? क्योंकि ये एक पैकेज है, ठीक है, सेम टाइम, नियरली एट सेम टाइम है, ये 3 बातें ध्यान में रखनी। कंबाइन क्यों करना है? 2 बातें, वैसे कंबाइन तो तीसरी बात है। नियरली एट सेम टाइम एंटर हुए हैं और दूसरा एज अ पैकेज है, तो क्या कर दो? कंबाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या सूरत हाल बन रही है? दिस शुड बी कंबाइंड। क्यों जी? क्यों? बिकॉज वही बात पहले तो आ गई, नियरली एट नियरली द सेम टाइम, ठीक है, एंड द कंसिडरेशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट
कंसीडरेशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अदर, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ होगी जी, ठीक है। एक तो तकरीबन बराबर बराबर करीब करीब हो, और दूसरा एक की परफॉर्मेंस, एक की कंसीडरेशन दूसरे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आ गई अगर, तो तब भी कंबाइन कर दो। और तीसरी एग्जांपल क्या है? तीसरी एग्जांपल कहता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही एक है भाईजान। क्या मतलब? आपको याद है मैंने कहा था कॉलेज को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, और एक कंपनी ने होटल मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर इनको दिया है, क्या वो यहाँ चल सकता है? अच्छा, वो लोग आएंगे, आके सिग्निफिकेंटली चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, शायद मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता अगर मॉडिफिकेशन ना करें। इंस्टॉलेशन मैंने कहा था अगर तो इंस्टॉलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वो अलग है, जो किसी और से भी जो करवा सकते हैं। अगर इंस्टॉलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो सॉफ्टवेयर अलग है, इंस्टॉलेशन अलग है, ये दोनों अलग अलग पीओज हैं। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन ऐसी है कस्टमाइजेशन वाली कि उसके बगैर वो सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता, हम खुद कर ही नहीं सकते, तो फिर ये दो अलग अलग पीओज हैं ही नहीं, ये तो पीओ ही एक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता अगर कस्टमाइजेशन ना हो। जेन के अंदर मिसाल, ठीक है। एक है वो सॉफ्टवेयर जो आपने सीडी जाके खरीदी विंडोज़ की, ऑफिस की, और एक वो सॉफ्टवेयर है जो कॉलेज वालों ने खरीदा। कॉलेज वालों की दोनों एग्जांपल दे दो। कॉलेज वालों ने ऑफिस की सीडी खरीदी, अब वो इंस्टॉलेशन उसकी भी है लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। वो खुद करें या किसी और से करवाएं। अगर अब उनको सेलर करके दे रहा है तो सेलर की दो पीओज हैं, एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस देना, दूसरा उसको इंस्टॉल करके देना। अगर कोई अपडेट है तो तीसरा अपडेट देना, ठीक है। लेकिन अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम लगवा रहे हैं, ठीक है, तो अब जो बंदा आएगा वो आके यहाँ 2 4 6 महीने बैठेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो चेंजेस करेगा। अब उस सेलर के लिए जो है वो एक ही पीओ है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर को चलाना, क्योंकि उस कस्टमाइजेशन के बगैर वो चल ही नहीं सकता। तो तीसरी चीज़ ये है, a software company enters into sale of an accounting software to customer B 3 days later in a separate contract S agrees to provide consulting services to significantly customize the software to function in B's IT environment। बगैर इसके क्या वो कह रहे हैं, सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज कर दिया उसने ताकि वो इनके एनवायरनमेंट में चल सके। तो भाईजान ये फिर दो अलग अलग नजर आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये अलग अलग नहीं है ये इसके बगैर चल ही नहीं सकता। तो क्या कहा स्टैंडर्ड ने? एस डिटरमिन्स दैट टू कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी कंबाइंड। क्यों कंबाइंड जी? बिकॉज दे आर एंटर्ड इनटू एट नियरली द सेम टाइम। ये तो सब में ही सेम हो गया। और अगली बात, एंड द गुड्स और सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट आर वो प्रोमिस ही सिंगल है। वो कहता है जी ऊपर तो बात ही ना कि पीओस तो यहाँ पे भी दो, यहाँ पीओस दो हैं। क्या है? एक सॉफ्टवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर, पैकेज बना दिया उन्होंने, ठीक है। ये इस तरह से होता है ना, ठीक है। मिसाल के तौर पे, चलो मिसाल क्या, ये बीच में मिसाल ही पड़ी है, ठीक है। ये होगा इस तरह से ना, मैंने जैसा आपको बताया, ठीक है, कि 1.5 लाख के ये दो सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वैसे 2 लाख का बेचते हैं आप, ठीक है। तो उन्होंने कहा साथ साथ ही है, और पिछले की वजह से अगले को डिस्काउंट मिला है, तो ये दो पीओस तो हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक करो। दो पीओस तो हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक करो, क्योंकि एक की कंसिडरेशन दूसरे की परफॉर्मेंस पे है। यहाँ पे कहता है पीओ ही एक है। क्यों? क्योंकि ये वो एग्जाम्पल 11 जो की थी ना सॉफ्टवेयर वाली, दो तरह की। 11 ए के अंदर क्या था? कस्टमाइजेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, तो पीओ अलग थी। वो पहली दो पीओस कंबाइन, जरा जाके पढ़ना एग्जाम्पल 11, जो स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल नहीं एंड पे की थी 11 किताब के अंदर। भाई 11 एग्जाम्पल 11 लिखी हुई है सवाल इसके अंदर। मैं देखता हूँ कहाँ पे लिखी हुई है, जरा देखो वैसे कहाँ पे लिखी हुई है बाय द वे। एग्जाम्पल 434 पे, एक मिनट जरा वैसे ही नज़र डाल के आते हैं, जरा ऐसे थोड़ी सी। 434 ये देखें जी, ये आपको पढ़ाया था डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज, ठीक है। ये पहले के अंदर क्या था? रूटीनली परफॉर्म कर रही हैं अदर एंटिटीज़। इंस्टॉलेशन जो है मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। और दूसरे केस के अंदर क्या देखा था हमने? ये बी के अंदर, ये देखो ना, ये दोनों इकट्ठे कर दिए थे। ये कब हुआ था? जब इंस्टॉलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी। तो 3 पीओस थी, यानी कि पहली दो पीओस को उन्होंने कहा दो है ही नहीं भजन एक ही है, क्योंकि इस कस्टमाइजेशन के बगैर ये चल ही नहीं सकता। तो क्या कहा उन्होंने? ये दो अलग अलग डेज के ऊपर भी अगर ये काम हुआ है ना, दो अलग अलग डेज के ऊपर भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो स्टैंड कहता है नहीं, ये कंबाइन करके कॉन्ट्रैक्ट एक करो, बल्कि ये तो पीओ भी एक है। वो तो फिर अलग, इस सवाल के अंदर ज़रा नेचर अलग थी, ठीक है। तो जल्दी से आओ वापस कम्बिनेशन पे। कहाँ था? कौन से सफ़े पे था? 418। ज़्यादा टाइम नहीं लगा दिया इस पर मैंने, खाम में पढ़ा था आपने?
पढ़ा था आपने खुद से भी पढ़ना है? नहीं सर मैंने नहीं पढ़ा जी। भाई वही बात, नियरली सेम टाइम पे हैं और गुड सर्विसेज आर आ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। गुड्स और सर्विसेज आर आ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। गुड्स और सर्विसेज हैं ही एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दो हैं ही नहीं, दो कैसे हो सकते हैं? ठीक है भाई, सही है। चलो अब इसको ऊपर से आके पढ़ लो, अंग्रेजी ये लिखी हुई है पैरा 17, ठीक है। An entity must combine two or more, must combine, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, must combine two or more contracts entered into or near the same time with the same customer, ठीक है, and treat them as a single contract, not single PO। single PO एक में बनी है, कॉन्ट्रैक्ट एक बनाओ, आगे फिर देखो उसके अंदर क्या सूरत हाल है, अलग अलग PO है या एक ही PO है, ठीक है। Enter if more than, if one or more of the following conditions are present। Number 1 is negotiated as a package with a single commercial objective, ठीक है जी। ब्रिक्स एग्जाम्पल बिलो, ब्रिक्स तो नहीं है, ये सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल है, ठीक है, वो पुरानी एग्जाम्पल होगी इसमें, ठीक है। फिर कंसीडरेशन टू बी पेड ऑन वन डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अदर, और तीसरी इट इज़ अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ। ऊपर तो उन्होंने सेम कर दिया ना, ये देखो जो मैंने तीनों में कॉमन लिया था वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू एट और नियर सेम टाइम विद सेम कस्टमर, ठीक है, ये तो हो गई ना बात। उसके बाद ये होने के साथ साथ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अगर प्रेजेंट हैं, नेगोशिएटेड एज पैकेज डिपेंड्स ऑन, कंसिडरेशन ऑफ वन डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अदर, और तीसरा सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है, सही है। अच्छा जी, एक छोटी सी चीज़ और, वैसे तो आपको पता ही है लेकिन फिर भी देख लेना चाहिए। बचा क्या है वैसे बाय द वे? जितना पढ़ाया सिर्फ उतना ही पढ़ना है वैसे, जितना पढ़ाया हुआ, यानी कि जिस जगह पे नहीं, मतलब किसी जगह के ऊपर अगर आपको पूरे सफ़े पे 2 लाइनें पढ़ाई, बस वो 2 लाइनें ही पढ़नी, ठीक है। जैसे ये कंसाइनमेंट सेल है, ये रहता था, ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। कंसाइनमेंट सेल क्या है, पेज नंबर 454। भाई कंसाइनमेंट सेल किसे कहते हैं? कंसाइनमेंट सेल कहते हैं जो एज अ डीलरशिप हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर होंडा सेलर है तो वो खुद गाड़ियाँ नहीं बेचने लग जाता, बल्कि वो डीलरशिप्स को गाड़ियाँ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो होंडा क्या कर रहा है, कंसाइनमेंट कर रहा है, यानी कि वो सेल ऑन रिटर्न बेसिस टाइप चीज़ होती है। कंसाइनमेंट सेल क्या है, डीलर्स को चीज़ें दे दी, ठीक है। अब डीलर से सारे पैसे नहीं ले लिया करते नॉर्मली, वो बस उनसे कुछ सिक्योरिटी रखी हुई होती है, और होंडा जो है वो चीज़ को डीलर के पास, गाड़ी को डीलर के पास भेजते हुए सेल बुक करेगा, है ना। हाँ बस इतनी सी बात है, ठीक है। होंडा ने गाड़ियाँ डीलर के पास भेजनी है, उस वक्त सेल बुक नहीं करनी। फिर डीलर आगे कस्टमर को जिस दिन चीज़ बेचेगा, होंडा उस दिन सेल। और अगर आपको पता हो, तजर्बा हो, या किसी से पूछ लें जिसने नज़दीक गाड़ी खरीदी हो, आप अगर किसी शोरूम पे जाएंगे, वहाँ पे जाके अगर आप गाड़ी परचेज़ करेंगे तो जो पीओ बनाएंगे आप, जो ड्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, वो होंडा के नाम का होता है, उस डीलर के नाम का नहीं होता, ठीक है ना। यानी वो तो बस बीच में अपना कमीशन उसने रखना होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस दिन होंडा ने जो है वो महमूद डीलर्स को गाड़ियां रखवाई जाकर, उस दिन ये सेल नहीं। जिस दिन महमूद डीलर्स आगे कस्टमर को गाड़ी बेचेंगे, उस दिन होंडा सेल बुक करेगा। और बीच में एक छोटी सी बात और भी है कि अगर मिसाल के तौर पे होंडा ने ये कहा हुआ है कि 30 दिन तक अगर कोई गाड़ियाँ वापस कर दी तो ठीक है, वरना फिर हमने वापस नहीं करनी, तो 30 दिन के बाद फिर सारी सेल बुक कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ें। When an entity Honda delivers a product to another party such as a dealer or a distributor for sale to end customer, Sir Asif, the entity Honda shall record revenue upon delivery of product to the customer, ठीक है। एग्जाम्पल है नीचे एक छोटी सी, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट होंडा कर लो इसको, आप ना करो, बस मैं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। होंडा ऑन 31 मार्च होंडा कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कंसाइंड भेजे several vehicles to independent dealers for sale to third parties. The sale price of dealer is P as list price at the date of sale to third parties. The sale price क्या है, सेल प्राइस क्या है जी,
कितने पर बेचते हैं जी? जो लिस्ट प्राइस होती है डेट ऑफ सेल टू थर्ड, यानी कस्टमर जिस दिन लेने आता है, आपको पता है गाड़ियों की कीमतें बदलती रहती हैं, ठीक है, तो कहता है कि जो लिस्ट प्राइस होगी जिस दिन कस्टमर लेने आया वो है हमारी सेल प्राइस, इन ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है। If a vehicle is unsold after 6 months, the dealer has right to return the vehicle to Honda within next 50, यानी कि 6 महीने पूरे होने पर अगर कोई गाड़ियाँ वापस करनी है तो 6 महीने पूरे होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब रिक्वायर्ड है डिस्कस हाउ अबाउट ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर। यहाँ पे ना 5 स्टेप्स, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस, रिकॉर्ड रेवेन्यू, इस तरह करके ये जवाब लिखा हुआ है, इसको एक नज़र पढ़ लें। ये ज़रा फुल फ्लैज सोल्यूशन इस तरह से बन रहा होता है, ठीक है ना। बाकी आपने कोशिश तो यही करनी है, नंबर ज़्यादा हो तो इसी तरह से 5 स्टेप्स के अंदर लिख लें बात को, ठीक है ना। अब जहन के अंदर खाका बना हुआ है क्या, जिस दिन होंडा ने चीज़ें कंसाइन की हैं उस दिन कोई सेल बुक नहीं होनी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसके बाद पीओ कितनी है, पीओ क्या है, पीओ होती है जब सेटिस्फाई होगी तो हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना, तो पीओ क्या है, कस्टमर को गुड्स जाना, ये पीओ का सेटिस्फाई होना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करनी है जी, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, वो जी जिस दिन हमने गुड्स थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, उस दिन की लिस्ट प्राइस, ये ट्रांजैक्शन प्राइस है। एलोकेशन की ज़रूरत है नहीं, एक गाड़ी है, क्या एलोकेट करना, और रिकॉर्ड करना रेवेन्यू जब पीओ सेटिस्फाई हो, यानी कि कस्टमर को चीज़ें डिलीवर हो जाए। अब इसको पढ़ के देखते हैं। Quickly, there is a contract for sale of cars between Parvez Limited and dealer containing confirmation of respective rights and obligation, payment terms, ऐसी उन्होंने अंग्रेजी थोड़ी सी मार दी। Identify performance, there are only one performance obligation there is, that is namely the transfer of cars to the dealer। लेकिन नहीं परफॉर्म, हमने ये ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, डीलर को दी, लेकिन सेल बुक नहीं कर रहे, सेल बुक नहीं कर रहे। ये वही है ना कि हमने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ठीक है। As per contract, transaction price would be list price on date of sale, transaction price during the 6-month period. Thereafter, though not specifically mentioned, after lapse of 15 days, the list price applicable on 16th day would be the transaction price of unsold cars not returned। समझ आ रही? कह रहे वैसे तो उन्होंने कह दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर जो लिस्ट प्राइस होगी वो ट्रांजेक्शन प्राइस होगी। अब 6 महीने गुजर गए, उन्हें कुछ गाड़ियाँ वापस करनी है, ठीक है, 15 दिन गुजरने पर भी उन्होंने नहीं वापस की, तो 16वें दिन की जो प्राइस होगी वो कह रहा है कि वो फिर ट्रांजैक्शन प्राइस होगी उनकी जो वापस नहीं आई, अनरिटर्न है, ठीक है। एलोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ पीओ, PL will record revenue amounts upon satisfaction of performance obligation. Performance obligation would be satisfied once the dealer has sold any car to third parties during the 6-month period, ठीक है। Thereafter, if dealer does not return the unsold car within 15 days, performance obligation would be considered as satisfied on 16th day. On 31 March 17 vehicles should remain in inventories of PL's books of accounts, ठीक है। मतलब इसी का स्टॉक है, किसी के पास पड़ा हुआ है, होंडा का, ठीक है। अच्छा यार, एक पास पेपर रहता था 1 के बाद, वो 2 के बाद कौन सा था, 6 था, गिटार, पता नहीं कौन सा, देखो ज़रा। ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, ब्रेक करेंगे एक घंटे बाद। मुझे बता देना यार जब घंटे की क्लास हो, ठीक है ना, मुझे बता देना, फिर हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। गिटार लिमिटेड कौन से पेज पे, 5-5 मिनट की यहीं बैठ के ब्रेक करते जाएंगे, जुमे तक कोशिश करनी है, वैसे पता नहीं होता है कि नहीं जी। गिटार वर्ल्ड normally sells machine A13 for 1.7 million. Maintenance service of such type of machines are provided separately for 25,000 पर मंथ। डिटेल ऑफ 2 कॉन्ट्रैक्ट अभी पर मंथ दिया, पता नहीं आप हर एक को पूरे साल दे रहे हैं, 1 महीने सर्विस दे रहे हैं, 6 महीने हो तो आगे जाकर पता लगेगा ना। वो कह रहे हैं नॉर्मली A13 हम 1.7 मिलियन की बेचते हैं और सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा 25,000 पर मंथ का होता है, ठीक है। ये उसने स्टैंड अलोन प्राइसेस दी हैं, ये क्या है, स्टैंड अलोन प्राइसेस है, मार्केट प्राइस। ऑन 1 जुलाई 18 GW साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनर्जीन लिमिटेड टू सेल मशीन A13 विद 1 year फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज एट अ लंप सम पेमेंट ऑफ 1.8 मिलियन। भाईजान ये फ्री शुरू कुछ नहीं होता, आपको बताया था, ठीक है ना। ये तो बेसिकली
क्या मामला चल रहा है कि कार्स भी दे रहे हैं और मेंटेनेंस सर्विसेज भी, ठीक है। तो स्टैंड अलोन प्राइस कार जो है वो 1.7 की है और मेंटेनेंस सर्विसेज 25,000 इंटू 12 करें, आंसर क्या आता है? 25,000 इंटू 12 करके ना डिवाइड बाय 1 मिलियन कर दिया करो ताकि ऐसे रिस्क भी ना हो। 25,000 इंटू 12 ये आ गया होल अमाउंट में फिगर्स में आंसर, और उसको डिवाइड बाय मिलियन करो ताकि आंसर जी 0.3 मिलियन। 3 लाख आया ना, डिवाइड बाय 1 मिलियन करोगे तो सही फिगर आ जाएगी, ठीक है ना, वो एक तरफ रहो ना। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस उसने कहा जी ये लंप सम हमने 1.8 में तय कर दिया इसको, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसको टोटल करें 2 आ गया जी और 0.73727। अच्छा, अब अगर एंट्रीज करनी होंगी इधर देखो, तो एंट्रीज करोगे इस तरह से, ठीक है। कार का रेवेन्यू जिस दिन डिलीवर की उसी दिन 1 जुलाई 18 को, और ईयर एंड क्या हमारा, ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो 6/12 सर्विसेज को कर देंगे, ऐसे ही है। लेकिन वो क्या कहता है, एक्सप्लेन, ठीक है। तो यही बात हमने एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है जी। 5 स्टेप्स में कोशिश करके करनी है जितना हो सके। वैसे सोल्यूशन को देख लेते हैं, मेरे ख्याल में पहला स्टेप गोल कर जाता होता है अक्सर, आई कैप भी कोई इतना मसला भी नहीं है, कर भी दे दो, ठीक है। कॉन्टैक्ट तो नज़र आ जो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है, सोल्यूशन पढ़ लेते हैं ना। आज लिखवाने वाला दिन थोड़ा ही, आज तो सिर्फ देखने वाला दिन है कि ये देख लें क्या लिखा हुआ, ठीक है भाई। आप आ गए, शुक्रिया जी। बी का 1, इधर देखें जी, इधर देखें। कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स 2 डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, ठीक है, प्रोवाइडिंग सेलिंग मशीन और प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। अब बीच में उन्होंने वो थोड़ी सी बात ऐसी डाल दी थी, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम मशीन एंड मेंटेनेंस सर्विस सेपरेटली, ठीक है। 10 GL वुड एलोकेट ट्रांजेक्शन प्राइस बिटवीन 2। बहरहाल ये पहला, ये मतलब स्टेप 2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस की बात हो रही है। अब ये वही वाला काम जो हम ऊपर करके आ रहे हैं, वही काम यहाँ पे हुआ पड़ा है, ठीक है। एलोकेशन के बाद देखो ना, पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर दूसरा होता है सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, फिर तीसरा होता है ट्रांजैक्शन प्राइस की डिटर्मिनेशन, वो गिवन थी सवाल में, चौथा होता है इसकी एलोकेशन, और पांचवा होता है रिकॉर्ड रेवेन्यू। तो ये सारी बातें जो आपके साथ मैंने की के अंदर यहाँ पे लिखी हुई है। रेवेन्यू ऑफ सेल उसी वक्त रिकॉर्ड होना है, रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज ओवर द टाइम रिकॉर्ड होना है, ठीक है। और वो आपने बस बता देना था उनको, इस तरह से करके बताना होता है। 1.53 तो पूरा चला गया ना, बोलो। और ये 6/12 ही बन रहा है। 1 जुलाई को विद फ्री मेंटेनेंस सर्विस द अमाउंट डिलीवरी द अमाउंट, हाँ डिलीवरी के बाद ही सर्विसेज शुरू होनी है, तो 1 अगस्त है, तो 5/12, ठीक है जी। तो ये 1.53 तो पूरा आ गया, और ये कितना आ गया बताएंगे? 0.27 इंटू 5/12 कितना होता है? आपने कहना है कि ये रेवेन्यू, आप कहोगे मशीन का रेवेन्यू 1 जुलाई 1 अगस्त को एट पॉइंट ऑफ डिलीवरी आप जो है वो ट्रांसफ़र रिकॉर्ड कर लें, और 0.11 ये सर्विसेज का 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये ओवर टाइम है तो इसको आप ओवर टाइम ही रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ओके, डन। अच्छा, अब ये तो हो गया ना पहला पार्ट। दूसरे में थोड़ी सी गड़बड़ थी, 11 नंबर का सवाल है ये। गड़बड़ कोई नहीं थी वैसे, बस दूसरे सवाल के अंदर ना वो रेट मिसिंग था डिस्काउंट का, ठीक है। लेकिन उसमें आप फार्मूला लगा के ना एनबीटी का देख लेते हैं, अगर लग गया तो। एनबीटी का ना लगा तो सिंपल डिस्काउंटिंग का लग जाएगा, लेकिन वो लगा के जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी। अच्छा जी, 0.1 तो हो गया, 0.2 है। ऑन 1 अक्टूबर 18 GW सोल्ड, मैं एंट्रीज कर देता हूँ ना, मतलब ये अब मैंने एंट्रीज नहीं की लेकिन मैंने बोल दी एंट्रीज, क्या ठीक है ना। कैश आ गया एट लम्प सम पेमेंट ऑफ, ठीक है, द अमाउंट वाज रिसीव्ड अपॉन, तो सारे पैसे, तो कैश डेबिट, कार रेवेन्यू क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। फिर उसके बाद 5 महीने का रेवेन्यू बुक करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू ऑफ मेंटेनेंस सर्विस क्रेडिट। अब इसी को अंग्रेजी में लिखना था, तो वहाँ से पढ़ लेना कैसे लिखा हुआ है, ठीक है।
आपको खुद लिखना भी आना चाहिए। ओके, डिस्कशन भी मांग सकता है। हमने किए भी थे सवाल, डिस्कशन वाले भी बीच में थे, लेकिन एंट्रीज हो जाए तो समझ तो आ जाता है कम से कम। नेक्स्ट ये है, ऑन यकम अक्टूबर 18 GW सोल्ड मशीन A13 टू विटालेनी लिमिटेड फॉर, बड़ी महंगी बेची है भाई इनको। एज पर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड मेड सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। मेंटेनेंस सर्विस वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर 25,000 पर मंथ फॉर 2 years विच वुड बी पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। चलो जी, अब मेंटेनेंस सर्विसेज तो सिंपल है। मसला क्या आ रहा है? मसला कुछ ऐसा है कि कब हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट? ओए होए हो, कुछ ऐसी कहानी चल रही है। ऐसे ही है, यकम अक्टूबर 2018, ठीक है। ये फिर 31 दिसंबर 18 ये पड़ा है, फिर 31 दिसंबर 19 यहाँ पड़ा है, और 31 दिसंबर 20 इधर पड़ा हुआ है। और ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बोलें तो इसका मतलब है ये यहाँ 30 सितंबर पे कहीं जाकर पूरा हो रहा है। बहरहाल हमें इससे क्या, हम फिलहाल तो कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है और वो क्या कह रहा है कि हमने, देखो अलग अलग है, वो कहता है A13 हमने बेची है फॉर 1.95। यहाँ पे क्या कह रहा था, 1.7 मिलियन की A13 बेची है, और ये देखो फ्री मेंटेनेंस सर्विस टू सेल मशीन A13 विद 1 year फ्री मेंटेनेंस सर्विस, और टोटल 1.8 लिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे अलग, वो भी अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मशीन अलग थी, सर्विस अलग थी, लेकिन उसने उसको कहा था कि ये तुम्हारे पैकेज में शामिल है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं मशीन ले जाओ, 2 साल बाद पैसे देना, और सर्विसेज पर मंथ हैं, वो अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब भाई 1.95 को तो अलग ही कर लो, बाकी सर्विस को तो अलग बता लोगे ना। जैसे जैसे सर्विस देते जाएंगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड, इसको तो साइड पे कर दो। लड़ाई इसकी है असल में। 1.95 ये यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पे जाके मिलना है 1.95, बोलो। अब हमें चाहिए ये फिगर यहाँ पर, वो 1.7 है, वेरी गुड, क्योंकि आज खड़े होकर स्टैंड अलोन प्राइस क्या है, 1. मशीन के आज के पैसे तो 1.7 ही थे, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे जरा आप रेट निकाल लें, दरमियान में रेट का, सिंपल डिस्काउंटिंग है भाई, 2 साल पीछे लाना है, और डिस्काउंट रेट मिसिंग है, असल में डिस्काउंट रेट मिसिंग है। कोई निकाल सकता है कैलकुलेटर पे? भाई डिस्काउंट रेट पता ही आपको, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है? प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करते हो, फ्यूचर वैल्यू को 1 पॉइंट, अब रेट है 1 + x 1 + i कर लें, आई फिरता रहे, ठीक है, रेज़ टू पावर -2। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेट कितना आ रहा है, बता दें, सही से बता दें। इसको इम्प्लिसिट रेट कहूँगा मैं, छुपा हुआ रेट ही है ना ये, कि नहीं? नहीं निकल रहा किसी बच्चे से कैलकुलेटर, अभी थोड़ी देर में जागेगा, थोड़ा टाइम लगता है। 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7.1%, वेरी गुड, ठीक है जी। 7.1% कैसे निकला है जी, 7.1% कैसे निकला है जी? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कुछ बच्चों को नहीं पता होता। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, भाई कैलकुलेटर के ऊपर कह रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू, और ये सारा फार्मूला यही यूज़ किया आपने। इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल थी, फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल थी, तो मिसिंग क्या था, सिर्फ आए। तो ये कैलकुलेटर के ऊपर आपने किसी और सीनियर से सीख लें, यूट्यूब पे सीख लें, वरना ग्रुप के अंदर पूछ लें, इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर भाई बता देंगे कोई, ठीक है, आपको कि कैसे कैलकुलेट होता है। ये 7.1% कैलकुलेट कर लिया आपने, इसको हमने अब यूज़ करना है असल में। अच्छा, अब मैं डिस्कशन करते रहेंगे, मैं फ़िलहाल तो आपको आज ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आपने बेची है गाड़ी, उसकी एंट्री होगी डेटर डेबिट, ऐसे ही है, ऐसे ही है,
आज गाड़ी जा रही है, 2 साल बाद पैसे आने हैं, तो एडवांस या रिसीवेबल? हाँ, सेल बुक करेंगे, पीओ सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। जब भी कभी ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आता है तो कैश को हम ढूंढते हैं और सेल प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू पर बुक होती है। अब कैश हमने ढूंढा तो कैश आ रहा है 2 साल के बाद जाकर, तो फिर सेल आज पीवी के ऊपर बुक होनी, तो ये पीवी थी 1.7, ठीक है। तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 1.7, ठीक है जी। उसके बाद अब छोड़ो टेबल शेबल, इतने बड़े तो हो ही गए हो आप कि अब अगली बात आप कर सको कि जी साल गुजरने पर डेटर डेबिट सेल क्रेडिट सॉरी इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करना है हमने। अब 1.7 इंटू 7.1%, लेकिन बच्चों हाँ ये सारे साल का इंटरेस्ट होना है, और ये यकम अक्टूबर ना भाई 2 नहीं, 2 मत बोलो, 3 बनता है। 1 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बनते हैं, ठीक है। 3/12, लेकिन समझ आ रही है आप जी। ये इंटरेस्ट इनकम बुक हो जाएगी। उसके अलावा अच्छा साथ दूसरी बात भी करनी है, ये तो हो गया डेटर, मशीन के पैसों का तो यही मामला था, ठीक है। लेकिन बाकी वो तो वेरी सिंपल, कैश डेबिट रेंटल नहीं था, रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज क्रेडिट, ठीक है। और वो तो बहुत सीधा है पॉइंट, लेकिन वो था 25,000 इंटू 3 कर लो, ये ज़रा ध्यान से, मैं जज्बाती हो गया 25,000 ही लिखने लगा था, बल्कि उसको मैं कुछ करने लगा था जी। 0.75 नहीं हो सकता, ये 75,000 है, 0.075, ठीक है। पूरी फिगर लिख लो अगर परेशान हो रहे। लो भाई, ये भाई सारी कहानी है। इसको अगर आप जाके देखोगे तो इन्होंने ये बात इस तरह से लिखी, कॉन्ट्रैक्ट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेलिंग ऑफ मशीन और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। Contract includes significant financing component in respect of sale of machine, which is evident from difference between amount paid and promised consideration of 1.9 and cash selling price, ठीक है। Revenue related to machine would be recorded upon delivery. Revenue related to maintenance would be recorded upon services when rendered at the end of each month. Difference between promised consideration and cash selling price of 25,000 would be would be recorded as interest revenue over 2 years using implicit rate of 7। छुपा हुआ रेट था ये, हमने निकाला। वैसे आपको पढ़ाया था IFRS 15 के अंदर कौन सा रेट यूज करना है? नहीं, IFRS 15 में इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर ना गिवन हो तो फिर इम्प्लिसिट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टिल 31 दिसंबर वो कहते हैं 1700 मशीन का रिकॉर्ड हो जाएगा, 75,000 मेंटेनेंस का और 30,150, हमने भी यही निकाला है 30,000, हाँ तकरीबन वही राउंडिंग है, ठीक है। तो ये सारा रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड कर लेना था, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अब इसको थोड़ी ब्रेक लगाते हैं, या IFRS 15 ही ना होता रहे, थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। प्रेजेंटेशन रिवीजन कर लें, ऐसे आपस की बात है एक दफ़ा, प्रेजेंटेशन की क्विक रिवीजन कर लेते हैं अगर आप कहते हैं तो। कितनी देर हो गई है अभी क्लास में? बहुत 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 ज़बरदस्त। अभी ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट में, है 2 मिनट। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन के ऊपर आए ज़रा, पेज नंबर 4, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे शुरू हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज़रा इनको क्विकली देख लें, बस इतनी सी रिवीजन करनी है, ठीक है। पेज 464, जी भाई आपने ना वो ब्रैकेट नहीं पढ़नी, सुकून से सिर्फ सवाल देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। कैश 100 का है आज और गुड्स होंगी 31 जनवरी को। आज कैश आया, सोल्यूशन देखना है ना, ऊपर हेडिंग देखनी है। आज कैश आया, गुड्स डिलीवर नहीं हुई, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। फिर जब महीने बाद चीज़ें चली जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है जी, समझ आता है? ओके।
आगे नहीं, हेडिंग नहीं, सोल्यूशन भी नहीं प्लीज। गुड्स 120 की आज बेच दी, गुड्स ऑफ 120 आर सोल्ड ऑन यकम जनवरी ऑन विच एंटिटी हैज अनकंडीशनल राइट टू रिसीव पेमेंट। अनकंडीशनल राइट है। अब चूंकि गुड्स चली गई हैं तो रेवेन्यू तो क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या करना है, रिसीवेबल। भाई आगे क्यों पढ़ रहे हो, भाई आगे क्यों पढ़ रहे हो, जितना पढ़ाया बस उतना पढ़ो। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो जाता है आज, तो और तो रिसीवेबल डेबिट हो गया। और अगली बार टेंशन नहीं लेनी वो वाली, वो जो एक अनहोना सा भी एक केस था, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। आज अगर हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है क्योंकि गुड्स चली गई हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड तो हो गया, देखो कंडीशनल राइट है तो रिसीवेबल डेबिट, अनकंडीशनल होता तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कर देते। रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करना है क्योंकि गुड्स क्या हो गई हैं, डिलीवर। लेकिन वो कह रहा है अनकंडीशनल राइट हुआ है और गुड्स भी आज सोल्ड हो गई हैं, पेमेंट 31 जनवरी को रिसीव होगी, ठीक है, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। और जब पैसे अब आएंगे तो फिर कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। डन जी, वन बाय वन देखते जाए ना, ठीक है, हेडिंग नहीं पढ़नी। गुड्स आर सोल्ड फॉर 130 ऑन यकम जनवरी, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा किस दिन, यकम जनवरी। इस तरह से चला करो, रेवेन्यू किस दिन रिकॉर्ड होना है, यकम जनवरी को, जब गुड्स डिलीवर हो गई। राइट टू रिसीव मनी विल बी एस्टैब्लिश्ड ऑन 10 जनवरी आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल। ये तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, अनकंडीशनल राइट नहीं है। लेकिन चूंकि गुड्स डिलीवर कर दी हैं, रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू यकम जनवरी को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उस दिन कॉन्ट्रैक्ट एसेट 10 जनवरी को जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट करके रिसीवेबल डेबिट करेंगे, और फिर 31 जनवरी को जब पैसे आएंगे तो फिर रिसीवेबल क्रेडिट करके कैश को डेबिट कर लेंगे। करेंगे अभी अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट। राइट टू रिटर्न जैसी नहीं होती नॉर्मली, ये डिफरेंट है, सेल रिटर्न बेसिस की तरह से नहीं है कि जी आप वापस कर देना, अगर नहीं करा आप तो वो राइट टू रिटर्न ये होता है कि भाईजान आपको पसंद ना भी आया, सही भी है गुड्स बिल्कुल स्पेसिफिक के मुताबिक भी है, फिर भी आप वापस कर सकते हो, वो इस तरह की बात हो जाती है, थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। बहरहाल इसके ऊपर ना इंशाल्लाह हम बात करेंगे। वो एक हमने सवाल किया था जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट आया था, याद है, बीच में बैलेंसिंग, वो शायद 5 या 6 एग्जाम्पल की थी एक हमने। वो बिल्डर था कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक दिन हमने एक क्लास वो उसने यार वो जो जिसके अंदर 3 शर्तें हमने पूरी की थी, पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम की, नहीं याद आ रही एग्जाम्पल आपको, अभी जाएंगे ना उस एग्जाम्पल पे इंशाल्लाह याद आ जाएगी, ठीक है, देख लेंगे उसको भी। उसके अंदर फिर 2-3 सवालों को ना मैं आपको आमने सामने रख के कंपेयर करके बताऊँगा। भाईजान वो एक यार मैं आपको याद करवाता हूँ, एक बंदे ने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स 30 लाख के ऊपर बुक किया था, 10% एडवांस लिया था, और वो उसने कहा था 31 दिसंबर के ऊपर प्रोग्रेस पेमेंट करेगा 45%। वही वाला सवाल, उससे अगला सवाल जब आया था तो उस दिन ना बैलेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ गया था, बड़े परेशान हुए बच्चे ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो वो ना 2-3 सवाल इकट्ठे देख के अब अगले पार्ट में करेंगे, फिलहाल इस पार्ट में थोड़ा सा फाइनल अकाउंट्स करके उसको साइड पे करते हैं ना। तो ये बहरहाल सादा बातें कर लें, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, सेल क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, डेटर, देख लो कोई मसला इसमें। अच्छा, अब खूबसूरत ये था सबसे ज़्यादा, वो जिसको हमने बिलावल वाली एग्जाम्पल कहा था, रफ़ी की भी एग्जाम्पल कह दिया था हमने, वो जो मैंने आपको एक टेबल दिया था, ठीक है, उसके अंदर ये था कि ना गुड्स डिलीवर हुई हैं ना अभी कैश आया है, लेकिन अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया। वो कब होता है, जब सवाल के अंदर यूँ लिख दे, कैसे, सवाल पढ़ो, राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश ऑन यकम मार्च एट टाइम ऑफ मेकिंग अ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसने बोल दिया कि जी आपका राइट टू रिसीव आज ही एस्टेब्लिश हो गया कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, और गुड्स जो है वो 15 मार्च को डिलीवर होनी है। अब यकम मार्च को जब राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो डेबिट करना था। अब चूंकि गुड्स डिलीवर नहीं हुई हैं, राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश किस दिन हुआ है, सॉरी आई एम सॉरी अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड ऑन यकम जनवरी, हाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, अनकंडीशनल राइट है, तो ये क्या हो गया, रिसीवेबल, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इसलिए क्योंकि अभी तक गुड्स हमने डिलीवर की नहीं है। अब गुड्स डिलीवर होंगी 15 मार्च को, तो उस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर लोगे, और रिसीवेबल तो पहले से डेबिट हुआ पड़ा है, 18 को पैसे जब आएंगे तो हाँ। कैंसिलेबल हो जाए तो पहले दिन कोई एंट्री ना करो, जिस दिन चीज़ें बेचो उस दिन एंट्री करो, क्यों कैंसिलेबल में तो फिर ये चक्कर ही ना रहा राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश, वो कैंसिल कर दें, ठीक है, तो ये सिंपल हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी हमने ज़रा रिवीजन की। चलें जी, IFRS 15 को थोड़ी ब्रेक लगाएं और फाइनल अकाउंट्स पे ज़रा आ जाएं। ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस ऐसे इंजॉय करते करते पढ़ना है, आज कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं। कितना टाइम रह गया भाई, 7 मिनट में मैंने आपको फाइनल अकाउंट ख़त्म कराना है।
हाँ देख लेना अभी कैसी चीज़ें। सबसे पहले आ जाओ पेज 573। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने बचपन से लेके कई दफ़ा, ऑफ सेटिंग का। ऑफ सेटिंग का पता है? ऑफ सेटिंग का, ऑफ सेटिंग का पता है? ऑफ सेटिंग कहाँ इजाज़त है? ऑफ सेटिंग कहाँ? रीइंबर्समेंट। मिसाल देता हूँ, अपने हमने पढ़ी हुई मिसाल पहले लें। रीइंबर्समेंट इनकम स्टेटमेंट में नेट कर लो, बैलेंस शीट में नेट मत करना। ऑफ सेटिंग की इजाज़त थी ना, ठीक है। इस तरह से नेट करने की इजाज़त कहाँ है, कहाँ नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमने कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा था भाई टैक्स को अलग अलग दिखाओ, सीटीपी और एडवांस को वो अलग अलग दिखाओ। बाकी अगर महमूद से रिसीवेबल महमूद से पेएबल है, अगर रफ़ी से रिसीवेबल और महमूद से पेएबल है, दोनों अलग अलग आने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर महमूद से ही रिसीवेबल और पेएबल है तो उसको नेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि ज़रा पूछना पड़ता है, भाईजान हम नेट करके लिख लें, मतलब इनसे पूछ लेंगे, लेकिन अलाउड है, ठीक है। तो कौन सा सफ़ा बोला? तो आए नहीं आप लोग 573 पे अभी तो। दोनों वॉल्यूम्स लेके आए हैं ना आज तो। अभी जाना है हमने IS-38 के ऊपर। भाई को तकलीफ काबिल वाली भी लगी हुई थी आखिरी क्लास में, मैं अभी भी पढ़ के आया हूँ रास्ते में। क्या कह रहे हो आप? दोनों साथ। चलो यार, अल्लाह आप लोगों की मेहनत कबूल करे। ऑफसेटिंग, एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट नॉट बी ऑफसेट, मस्ट नॉट बी ऑफसेट एक्सेप्ट व्हेन ऑफसेटिंग इज रिक्वायर्ड बाय अनदर स्टैंडर्ड। या तो कहीं पे जबरदस्ती कर दे, कहीं पे जबरदस्ती भी स्टैंडर्ड्स ने की हुई है, ठीक है, ऑफसेटिंग की, कहीं पे रिक्वायर कर दे या कहीं पे अलाउ कर दे, ये डिफरेंट होता है, ठीक है ना। जैसे आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंसेस मस्ट बी ऑफसेट व्हेन एंड ओनली व्हेन IFRS रिक्वायर्स और परमिट, ठीक है जी। अगर वो कहता है कि जी, वो कहता है एसेट लायबिलिटीज को तो नहीं करना, सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं जब कोई और स्टैंडर्ड रिक्वायर कर ले, ठीक है। यानी कि इसकी इजाज़त नहीं है, ऑफसेट करने की इजाज़त नहीं है। जबकि आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंसेस को ऑफसेट कर लेना जब कोई IFRS रिक्वायर कर ले, कह दे ऐसे करो, या परमिट कर दे, जैसे हमने अभी देखा, ठीक है। रिक्वायर वाली बात तो जहन में नहीं आ रही कि रिक्वायर्ड है ऑफसेट करो लाजमी। परमिट वाली दो एग्जांपल जहन में आती हैं अभी तक हमने पढ़ी। एक तो रीइंबर्समेंट अभी बताया IS-37, दूसरा हमने गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर भी वो कहता था कि रिलेटेड टू एक्सपेंस अगर ग्रांट है तो ग्रांट इनकम अलग शो करो, एक्सपेंस अलग शो करो, चाहो तो उनको नेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑफसेटिंग है। तो आगे एग्जाम्पल्स हैं। Offsetting is only allowed if permitted or required by IFRS and ultimately result in reflecting substance of the transaction of event, ठीक है। क्या कहते हैं जी? Offsetting of income and expense that is required, deducting trade discount from। अच्छा, अब हमने ना कंपनीज एक्ट के केस में पढ़ा हुआ है। हमारा कंपनीज एक्ट कहता है कि ग्रॉस सेल यूज करो, ट्रेड डिस्काउंट अलग दिखाओ, सेल टैक्स अलग दिखाओ। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि आपने डिडक्ट कर देना है ट्रेड डिस्काउंट को ग्रॉस सेल, यानी नेट सेल शो करनी, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं। वो तो हमारे कंपनी लॉ को तकलीफ है कोई एक, जिस वजह से बेहतर भी है, ठीक है। वो चाहता है कि मुझे नज़र आए ग्रॉस सेल्स कितनी थी और ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया, ठीक है ना। तो वैसे ये अलाउड है, ये अलाउड है ट्रेड डिस्काउंट लेस करना। फिर ऑफसेटिंग, ये अब एग्जांपल्स हैं कि कहाँ अलाउड है कहाँ नहीं। ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एक्सपेंसेस कहाँ रिक्वायर्ड है, कहाँ रिक्वायर्ड है? अंडर IFRS। हम कंपनीज एक्ट तो नहीं पढ़ रहे, IFRS की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट जहाँ पढ़ाना था, जितना पढ़ाना था आपको पढ़ाया है, वो डिस्क्लोजर्स पे एप्लीकेबल था, ठीक है। याद है डिस्क्लोजर्स? याद है डिस्क्लोजर्स? अच्छा, ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट इज अलाउड, ये रिक्वायर्ड नहीं, ये अलाउड है। क्या? डिडक्टिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ PPE फ्रॉम इट्स। ये अजीब बात कर दी हमने, आज तक कभी नहीं देखा ऐसा, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। ये थोड़ा सा समझाता हूँ। सेल प्रोसीड्स 150 रुपये लेट से, ठीक है, और बुक वैल्यू ये लेट से है जी 120 रुपये, तो 30 रुपये का क्या है? गेन। अच्छा, आज तक हम क्या करते आए हैं? इस गेन को अदर इनकम में लिखते आए हैं, ऐसा ही है? बोलो। अलाउड है, पूरा 150 अदर इनकम में ले जाओ और ये 120 को एक्सपेंस में ले जाओ, ये अलाउड है, रिक्वायर्ड नहीं है। हम तो दूसरा काम ही करते हैं, ठीक है। इन दोनों को नेट करें तो बात तो वही बन जाती है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है।
ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है अगर कोई चाहे करना तो, ठीक है, लेकिन हम तो यही करते हैं। भाई अलाउड का मतलब ये है ना कि कर सकते हैं ऐसा, हम तो नहीं करते, हम तो ये करते हैं। और ठीक है, पेज 573 पे चल रहा है एक। नेक्स्ट जी, ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस दैट इज नॉट अलाउड, वी कैनॉट ऑफसेट कॉस्ट। हाँ भाई, कभी देखा आपने सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को ऑफसेट कर दें, जीपी ही शो कर दें? नहीं, सेल कॉस्ट से अलग अलग दिखानी चाहिए, ठीक है। तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को नेट नहीं करना, ऑफसेटिंग की इजाजत नहीं है। फिर ऑफसेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दैट इज अलाउड। कौन सी एसेट लाइबिलिटी का ऑफसेटिंग अलाउड है? डेटर क्रेडिटर अगर सेम पर्सन से है, ठीक है। और कौन सी लाइबिलिटीज एसेट्स की ऑफसेटिंग नहीं अलाउड? अगर सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट है और इनकम टैक्स रिसीवेबल है तो हम उसको एज पर लॉज इन पाकिस्तान ऑफसेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी ऑफसेटिंग की। अच्छा जी, इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना आई इस ये फाइनल अकाउंट के ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक चीज़ छोटी सी और है, वो है वैसे तो वो FAR 1 का स्कोप के FAR 1 के स्कोप में आ जाती है बात, ठीक है, लेकिन देख लेना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर फ़खर लिमिटेड वाला सवाल याद है? कुछ किसी को याद हो, शायद FAR 1 में किया हो, जिसमें अभी दिखाऊंगा, याद आएगा FAR 1 का। उसमें स्टेटमेंट, इसमें चेंज इन पॉलिसी आया था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था, तो डिसाइड किया कि फेयर वैल्यू मॉडल पे लाना है। वही सवाल दरअसल वो पुराने ज़माने में FAR 2 का सवाल था, जिसको फिर बाद में FAR 1 में डाला गया, एक एडजस्टमेंट निकाल के लीज वाली। यहाँ वो भी एडजस्टमेंट मौजूद, सिर्फ दिखाना है सवाल आपको, कर तो आप ये जो चीज़ें देख रहे हैं ये आपने भी तो देखनी है, मतलब वो सवाल करके देख लेना एक बार, तसल्ली हो जाएगी। जी अभी दिखाता हूँ जी, IS 8 के चैप्टर में था 500 600। ये देखें जी, पेज नंबर 612, फ़खर लिमिटेड। दिल तो कह रहा है इसी पार्ट को थोड़ा सा और लंबा करके ना IFRS 16 का एक सवाल करके फिर ये पार्ट ख़त्म करें, लीजेस का एक करना है सवाल। अच्छा चलो, ऐसे ही छेड़खानी और क्या, कुछ चीज़ जैसे रहती होती है, रेंटल मिसिंग है, और फिर इस तरह से करके ऐसे ही IFRS 15 में भी अभी अगले पार्ट के अंदर देखेंगे वो जो हमने मॉडिफिकेशन के 4 सवाल किए थे, 2 और करने, ऐसी तरह थोड़ा सा चीज़ें जो छोटी मोटी तरह एक स्टेप आगे। अच्छा जी, ये देखें जी, इधर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ़खर लिमिटेड। नेट प्रॉफिट है, रिवेन्यू सरप्लस है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, उसके बाद FL ने कोई डिक्लेयर किया है। अच्छा, मैं पॉइंट 2 पढ़ाना चाह रहा हूँ पहले आपको। इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट एनुअल पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन एक्वायर्ड ऑन लीज हैव बीन रिकॉर्डेड एज रेंट एक्सपेंस। गलती है जी, बोलो। अब तो पता है ना आपको, ये एडजस्टमेंट आपकी FAR 1 के अंदर उस्तादों ने नहीं पढ़ाई होती, ये एडजस्टमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ी होती है, पढ़ के देखें। टू प्रोवाइड मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ FL इज अ बिल्डिंग परचेज ऑन जनवरी 16। हम खड़े हैं 18 में, 19 में खड़े हैं, 16 के अंदर, वो 16 में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ 150, 60% इसका जो है वो बिल्डिंग पोर्शन है, डेप्शन के लिए बता रहे हैं। लाइफ इसकी 20 ईयर्स थी और रेजल वैल्यू 10 थी। डेप्शन इज इंक्लूडेड इन अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी हम कहा करते थे कि इस साल के अंदर भी ये काम हुआ पड़ा, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 6% इन ईच ईयर सिंस। अब करना क्या है, ये चेंज इन पॉलिसी है। ये क्या है, चेंज इन पॉलिसी का याद है? हाँ जी, चेंज इन पॉलिसी जो होती थी वो रिट्रोस्पेक्टिवली हम अप्लाई करते थे, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, और प्रायर ईयर का रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होता था, ठीक है। अच्छा, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, करना क्या है, करना है रिवर्स डेप्रिसिएशन को,
रिवर्स करेंगे डेप्रिसिएशन को और रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू गेन या लॉस को, और तो कुछ नहीं करना इसमें। तो ये आप खुद ही करेंगे, पहले से किया हुआ है, ये एडजस्टमेंट पुरानी है, बचपन की है। वर्किंग भी आपको वही नज़र आएगी। इधर देखो ज़रा, ये आप जाके FAR 1 की बुक खोल लें, ये सवाल बहरहाल बच्चों ने किया होता है। खैर आसान काम है, ये देख लें। न्यू पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, एंट्रीज की हुई हैं, ठीक है, और फेयर वैल्यू गेन आ रहा है हर साल। वो कह रहे थे 6%, हर साल गेन ही आना है। और ओल्ड पॉलिसी के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन थी, तो ये डेप्शन रिवर्स हो जाएगी और ये गेन रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी ये भी प्लस प्रॉफिट में और ये भी प्लस प्रॉफिट में, ठीक है। अभी सोल्यूशन में देख लेते हैं। ये देखो ना, डेप्रिसिएशन कितनी है जी, 4 4 4 4, इसको रिवर्स करना है तो प्रॉफिट को बढ़ा लो। अभी तो देखो, जो तो हम खड़े हैं 19 में, तो ये देखो 4 4, ये तो 19 और 18 की, अगर 19 में खड़े हैं तो चेंज इन इक्विटी 19 और 18 2 साल की बन रही है। अगर इससे भी पीछे कोई असरात हैं तो आपको याद है वो ओपनिंग में डालते थे, ठीक है, तो वो अब 2 साल इससे पीछे बन रहे हैं, तो ये देखो +4 +4, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपके डेप्रिसिएशन का रिवर्सल। अब फेयर वैल्यू गेन ये रिकॉर्ड करने, ये फेयर वैल्यू गेन है, ये रिकॉर्ड करने से भी आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ठीक है। अब 19 में 10.72, 7 2, 10.11, 9.54 और 9। अब ये दोनों तो सामने फेस पे नज़र आ जाएंगे, ये दोनों ओपनिंग में नज़र आएंगे। देखें समझ आ रही है? ये ज़रा असल में FAR 1 वाली एडजस्टमेंट थी, वैसे ही बस सवाल पूरा है इसलिए इधर देख रहे हैं। 10.72, 10.11 +9 +9 5, ठीक है जी, डन। अच्छा, ये तो बात थी पुरानी, ओहो ऊपर ही पड़ा सवाल। अब नई बात देखते हैं जो उस वक्त गायब, ये एडजस्टमेंट गायब कर दी गई थी FAR 1 में से, क्योंकि इसमें जो बात है वो तो आपको अब पता लगी ना, क्या है। It was identified that annual payments in respect of machine acquired on lease have been recorded as rent expense। के मशीन के एनुअल पेमेंट्स को, हम लीज की एनुअल पेमेंट्स को क्या रेंटल के तौर पे डेसी टैक्स वाले। FL entered into a lease agreement for machine with Akil for a non-cancelable period 7 years on January 18। Installment of 25 is to be paid annually on 31 दिसंबर each year। Implicit rate is 12% per annum। जी बच्चों, हमने क्या कर दिया, 25 मिलियन को रेंट एक्सपेंस बना दिया, इसको रिवर्स करना है। रिकॉर्ड क्या करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बाकी ठीक है, राइट ऑफ यूज, डेबिट, लीज, लायबिलिटी क्रेडिट करनी है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट इस सवाल की क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। तो स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के अंदर तो प्रॉफिट्स नहीं हिट होना है, ठीक है। तो इधर ज़रा वर्किंग देख लें यहाँ पे, ये ठीक है। आपने क्या करना है, 25 मिलियन को रिवर्स करना है, यानी 25 मिलियन का एक्सपेंस रिकॉर्डेड था, वो रिवर्स करना है, तो 25-25 ऐड होगा। हुआ कब, ये गलती हुई कब है, ये गलती कब हुई है, 1 जनवरी 18 पर हमने ली थी ये लीज, तो 18 और 19, तो ओपनिंग पे हिट नहीं करना इसने, लेकिन 18 और 19 दोनों साल में 25-25 रुपये से प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस रिवर्स होना है। और इधर देखें, ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ऐड करेंगे और 114.10 डिवाइडेड बाय जो भी लाइफ होगी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, ये देखें 25-25 ठीक हो गया, और उसके बाद ये डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब चूंकि आपकी ये फिगर सिर्फ आपके हाथ में थी, अभी यूज़र के पास नहीं गई थी, लेकिन इससे पीछे वाला सारा कुछ यूज़र के पास जा चुका है। आप 19 में खड़े हैं, 18 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़र के पास पड़ी हैं, 17 की पड़ी हैं, तो ये जो जो चीज़ें आप चेंज कर रहे हैं उनके साथ ये ओपनिंग भी रीस्टेट हो गया, ये 18 का क्लोजिंग भी रीस्टेट हो गया। कुछ बातें याद आई और ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिखाना मकसूद था। अगर ये थोड़ा सा याद भी करवाया ना आपको, पहली बात ये कि अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो या प्रायर पीरियड एरर की करेक्शन हो, उसको रिट्रोस्पेक्टिवली आपने अप्लाई या रीस्टेट करके लाना है, ठीक है। आप अगर 19 के साल की चेंज इन इक्विटी बना रहे हैं तो 19 और उसको कंपैरेटिव 18 तो सामने आएगा, इससे ऊपर भी अगर कोई मसले हों तो उनको ओपनिंग में हिट करना है, ठीक है। इस सवाल के अंदर चेंज इन पॉलिसी भी नज़र आ रहा है, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाए, प्रायर ईयर एरर भी है, रिट्रोस्पेक्टिव ही है, यहाँ खड़े होकर पिछले साल की गलती सही की है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई चेंज इन एस्टीमेट आ जाए, जिस साल में हो सिर्फ उसी साल के अंदर ही होता है,
उसको पीछे लेकर नहीं जाते। ठीक है, ऐसी ज़रा थोड़ी सी हमने FAR1 की रिवीजन इसलिए की कि उसने 7-8 नंबर का क्वेश्चन अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, नोट नहीं मांग सकता। चलें जी, एक छोटा सवाल करके फिर ज़रा ब्रेक करते हैं, लीजेस पे आ जाए। भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो जुमे के बाद फिर मैं 12 बजे तक क्लास करनी है, उसके बाद फिर मैंने क्लास रोकनी है, फिर जुमे के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर ज़रूरत पड़ी तो अब देख लेंगे ना। अभी तो देखो 9 बजे, 12 बजे तक अभी भी, इसके बाद भी 3 घंटे हैं, खुला डुला आराम से देखते रहते हैं, छोटी मोटी चीज़ें करते जाते हैं। अब थोड़ा सा अभी आगे स्पाइस भी ऐड करते हैं, कोई न्यूमेरिकल लाते हैं, बस शुरू शुरू में ज़रा ऐसे भारी काम हो जाए ना, ज़रा गपशप वाला, तो बाद में फिर ऐड कर लेता होता है बंदा। जो मोजो सवाल चेक करो, जो वो मोजो, ये पेज 176 पे आ जाए। लसानी वॉल्यूम 1 है, लसानी है वॉल्यूम 1 ना, सबके पास है? नहीं है बेटा? यार ज़रा मेरे टीए को बुला दो, उसे कहो कि बुलाओ, पहले जल्दी से बुलाओ। अब ये वैसे गुजारा करें, लेकिन मैं मंगवा देता हूँ। पेज नंबर 176। देख लो फिर हमने कितना काम कर लिया, लोग इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बनाते, हमने इतना काम कर लिया। लासानी लिमिटेड लीज्ड एन एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड फ्रॉम फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ लीज एग्रीमेंट। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 6,25,000 है। IDC पेड बाय खान, ये तो लेसर है, 1 लाख। डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज टर्म 1 लाख। फर्दर इंफॉर्मेशन, लसानी लिमिटेड रीइंबर्स 60%। 60% तो इसका मतलब कुछ IDC जो है वो लेसी की होगी, कुछ लेसर की हो गई। इनको ना यूँ अलग अलग कर लेते हैं यार, इन्फॉर्मेशन जो मिलती जा रही है ना। तो लेसी की IDC किसका? 1 लाख का, 1 लाख का 60%, 60,000 आ गया। और लेसर की IDC 1 लाख का 40%। भाई आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ आप ज़रा यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। ठीक हो गया जी? अच्छा, ओके। उसके बाद जी गारंटीड एंड अनगारंटीड एजुअल वैल्यू वर 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। देखें जी, लेसर के केस में तो इधर देखें ज़रा, लेसर के केस में तो GRV और UGRV कोई सवाल ही नहीं, बस जो सवाल में गिवन हो वही सवाल है। मतलब 20,000 GRV है और 30,000, यार ये 1000 ही ना लिख लें, चलो 20,000 और 30,000, ठीक है। लेकिन लेसी जो होता है ना, लेसी वो सोचता है गारंटी करके। अब ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई सवाल के अंदर, पढ़ लो आगे। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लसानी इज 10%, इट विल बी यूज फॉर डिसमेंटलिंग। अच्छा, खान लिमिटेड डिजायर्ड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही इम्प्लिसिट रेट होता था, ठीक है। लासानी के का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट गिवन है, जो कि उसने कहा है डिसमेंटलिंग में यूज़ करना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ लासानी, ये तो वैसे ही यार एक फजूल सी बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता नहीं कहाँ से ले आए ये। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़रूरत नहीं है ना, 2 चीज़ें ही थी हमारे लिए तो रेलेवेंट, और वो 2 चीज़ें थी, या तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट हो या इम्प्लिसिट हो। ये ऐसे ही इररेलेवेंट थोड़ा सा डाटा दिया होता परेशान करने के लिए। लीज टर्म इज़ 5 ईयर्स। अच्छा, अब GRV के बारे में चुप है,
तो गारंटी करके ही आया होगा ना, अब चुप है तो वही आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, जी जी बोलो बोलो। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब गारंटी वो नहीं, असल में मामला कुछ ऐसा है कि अगर सवाल चुप होगा तो ये टोटल रेजिडुअल वैल्यू है, जिसमें से लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जिसमें से 20 लेसी ने गारंटी की है, बाकी नहीं गारंटी की हुई, ठीक है ना। यानी अगर आप GRV 20,000 लेते हैं तो यहाँ पर RV लेंगे, और RV लेंगे तो वो RV क्या बनेगी, 20 जमा 30, सवाल चुप है तो 50,000। मजबूरी है ना जी, मजबूरी में फिर आप जो चीज़ जो डाटा अवेलेबल हो, ठीक है यार। ये लासानी वाला सवाल है पेज 176 वॉल्यूम 1 में, पेज 176 वॉल्यूम 1 में, इसका ज़रा कॉपी तो करा लें, कितनी कॉपी से आई, ठीक है जल्दी से करा लें बच्चों। देखें, सवाल ने नहीं बताया कि रेजिडुअल वैल्यू टोटल कितनी है, तो रेजिडुअल वैल्यू टोटल इतनी है ना, फिर क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है सवाल, GRV 20,000 है और UGRV 30 है, तो मतलब टोटल रही होगी 50 ही ना, तो फिर 50 ही रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है। अब लेसी के सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू से हमें कोई सरोकार होता नहीं है, उसमें तो GRV से ही हमें सरोकार होता है, ठीक है ना। अच्छा, वैसे मैंने लिख दिया कि रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 50,000। अच्छा, अब लेसी के लिए भी इम्प्लिसिट रेट यूज़ करना है 15%, और लेसर के लिए भी इम्प्लिसिट रेट यूज़ करना है, कितना, आप कहोगे सर ये इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज़ ना कर लें, भाई उसने कहीं बताया हुआ है कि नॉट नोन है, हमने क्या कहा था, लेसर यूज़ करता है इम्प्लिसिट बोरिंग रेट, लेसी भी वही यूज़ करता है अगर नोन हो। रेट वाला ओपन करें वो, या कुछ कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत, लेसर इम्प्लिसिट रेट यूज़ करता है, लेसी भी वही इम्प्लिसिट रेट यूज़ करता है अगर नोन टू लेसी हो, अगर ना नोन हो तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट मजबूरी में यूज़ करता है। यहाँ पे कुछ लिखा हो यार, जब कुछ खुद से लिखा ना हो तो खुद से ऐसे जम्शन लेने की तरफ नहीं चल पड़ना आपने, ठीक है, थोड़ी रिवीजन कर जी। मुनासिब नहीं है जम्शन लेना, ठीक है। इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज नॉट नोन, वैसे आपको पनिश नहीं कर सकता क्योंकि उसको ये पता लगेगा कॉन्सेप्ट इसको है, इसने इसलिए छोड़ा है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब खामोशी है, हाँ, तो खुद को मुसीबत में ना डालें। हाँ, पजल तो पर्चे में होना ही नहीं ना, जहाँ फंसो कुछ भी अज्यूम करके आगे चले जाओ, हर सवाल आधा सही करना है, पेपर में रुकना नहीं है आप लोगों ने, पर्चा पास हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा अब एक चीज़, लेसी की GRV तो है 20,000, ऐसे ही है नहीं, लेसी की GRV 20,000 है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, लेसी के केस के अंदर, योर कौन सा सवाल था, ये रहा, लेसी के केस के अंदर वो गारंटी कितनी करके आया, 20, और रेजुअल वैल्यू कितनी है, तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी कितना है, जितनी गारंटी करके हम तो उसके हिसाब से देखते हैं। सही कह रहे हो, हाँ। लेसी केस में सही कह रहे हो, मेरे ख्याल में जाना पड़ेगा, मेरे ख्याल में तो जाना पड़ेगा, तैयार जो, मेरे ख्याल में तो जाना पड़ेगा, अल्लाह करे मुझे वो मिल जाए। भाई ज़रा पॉज कर दे, मैं ढूंढ लूँ भाई के लिए ट्रीज़। अच्छा जी, अब वो मुझे ढूंढने से ज़रा एकदम से मिला नहीं है, तो मैंने कहा टाइम ज़ाया करके नहीं ढूंढते, अभी ये जो पॉज करना है हमने ये वाला लेक्चर, तो मैं वो अपलोड कर लूँगा। आपको याद होगा एक ट्री की फॉर्म के अंदर हमने डिस्कशन की थी लेसर लेसी की GRV UGRV की, ठीक है ना। उसके अंदर हमने ये बात की थी, बहुत दफ़ा ये बात की थी कि लेसर की तो जो गिवन है सवाल में वही GRV वही UGRV, लेकिन लेसी केस में लेसी जो GRV जो गारंटी करके आता है वो फिर घर आके सोचता है कि मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, तो उस सिचुएशन को सामने लाइए। लेसी क्या करके आया गारंटी 20,000, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू कितनी एक्सपेक्टेड है, 50 है ना, वो तो मैंने कहा सवाल के अंदर जब लिखा हुआ है कि 20 गारंटीड है
और 30 अनगारंटीड है, और ये सवाल के अंदर कोई नहीं लिखा हुआ कि दूसरे के लिए अलग है, जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है, यही रेजल वैल्यू होगी ना। तो गारंटी करके आया 20 और एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितना है, इसकी तरफ से 0 है, क्योंकि 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा जब उसको 50 मिल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेसी की लेकिन GRV, लेसी GRV टू बी पेड, लेसी GRV expected to be paid। तो फिर ये 20 फिर भी 0 ही होता, फिर भी 0 ही होता जी। बस 2 बच्चों को चाहिए था, बच्चों ने हाथ खड़े किए थे। अच्छा जी सुने इधर, लेसी GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड, एक्सपेक्टेड टू बी पेड। इंपॉर्टेंट थिंग इज लेसी की इस तरह लिख लेते हैं आप, लेसी की जो GRV हुआ करती थी वो हमेशा याद करो, बस भूली हुई चीज़ें थोड़ी सी, अभी हो जाएगा रिवाइज इंशाल्लाह। एक्सपेक्टेड टू बी पेड ये लेते थे, तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा जी ये इस सवाल के अंदर ना, सवाल सारा पढ़ लिया है, आपस की बात है, इसमें ना मिसिंग रेंटल है, रेंटल मिसिंग है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है, लिखवाओ फिर मुझे, लेसर का फॉर्मूला याद है, फेयर वैल्यू प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एसिड प्लस IDC ऑफ लेसर, IDC ऑफ लेसर। हाँ सारी बातें याद आ रही, मैं इंशाल्लाह वो बस अभी ब्रेक करते हैं ना, मैं वो टेबल सारे निकालता हूँ जिसके अंदर ये बातें लिखी हुई थी। ठीक है, तो हम उसको ज़रा देख लेंगे एक नज़र। IDC ऑफ लेसर जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन याद आ जाए ज़रा, ज़रूरत नहीं है PV ऑफ UGRV को रेड से लिखने की यहाँ पर, वो तो सिर्फ डीलर मैन्युफैक्चरर में ज़रूरत पड़ती थी, याद है भाई साहब। लेसर का सवाल है चाहे लेसी का है, मिसिंग रेंटल के लिए यही फार्मूला यूज़ होना है और इसमें इम्प्लिसिट रेट यूज़ होना है। ठीक है, अब शुरू करो जी। फेयर वैल्यू ऑफ एसिड कितनी है, 6,625। अच्छा, IDC ऑफ लेसर 40 जी, बोलो बोलो। एक्स रेंटल कर लेना अगर अच्छा लगता है, रेंटल इंटू 1 माइनस 1.15 माइनस 5 लीज टर्म डिवाइडेड बाय 0.15 1.5। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, रेंटल्स हो गए। अभी GRV भी है क्योंकि PV ऑफ LP, ये लेसर का फार्मूला है भाई, ये लेसर का फार्मूला है। लेसर के लिए मैंने अभी बताया आपको GRV भी है और UGRV भी, ऐसे मत करो भाई। ठीक है, ये किसका, मिसिंग रेंटल्स के अंदर हम कौन सा फार्मूला लेते होते थे, लेसर का। आप बार बार कह रहे हो UGRV नहीं है, GRV नहीं है, GRV नहीं, भाई क्यों, GRV किसके लिए नहीं है, लेसर के लिए नहीं है GRV, लेसर के लिए नहीं है GRV, ये तो फार्मूला ही लेसर का है। यहाँ से रेट निकलने के बाद, रेंटल निकलने के बाद फिर देखेंगे सवाल किसका करना है, फिर उसको आप आगे, मतलब उससे आगे तो मैंने सवाल करवाने नहीं, तो आपकी बेइज्जती में महसूस करूंगा आप लोगों को वो सवाल कराऊँ उससे आगे तो। ठीक है, इसलिए थोड़ा रिवाइज करवाया इसको, बाहर ये थोड़े बहुत ना कन्फ्यूजन से बच्चों के सवाल कभी ना कभी आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, तो UGRV कितना है, GRV कितना है, 20 इंटू 1.15 रेज टू पावर -5, और उसके बाद बोलो जी कितना, 30 इंटू 1.15 रेज टू पावर। बताओ जी मिसिंग फिगर रेंटल कितना आया, रेंटल्स 191। ठीक है, अब इधर देखो भाईजान, इधर देखो भाईजान, मेहरबान कदरदान पानदान, रेंटल 191, रेंटल 191। ठीक है, लो
आप सवाल कर लो, ठीक है। अब अलग अलग हैं भाई। अब देखो इधर, अब जब लेसी का सवाल करोगे तो उधर जीआरबी बेशक जीरो लेना। ये रेंटल का याद करो, रेंटल निकालने के लिए हम कहते थे लेसर का फॉर्मूला यूज करना है, तो लेसर की तरफ से सोचो, इम्प्लिसिट रेट यूज करो, और अगर ये डीलर मैन्युफैक्चरर है तो जीरो करो। वो सारी बात पता नहीं क्यों भूल गए हो, अल्लाह करे मुझे वो टेबल मिले, फिर अभी मैं देखता हूँ। फिलहाल तो इसको यहाँ पर लिख लें। हाँ, डिसमेंटलिंग भी थी इसमें, ये ध्यान में रखना। किधर गया ये? डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज इज, अब भाई डिसमेंटलिंग का लेसर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, पहली बात है, ठीक है। वो याद है राइट ऑफ यूज, क्या क्या कुछ आता था, राइट ऑफ, ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको याद आएंगी, अभी रिवीजन पे पहुंचे नहीं होंगे, आप उलट चल रहे होंगे ना, नए से पुराने की तरफ जा रहे होंगे। राइट ऑफ यूज डेबिट, फिर लीज लायबिलिटी, फिर आईडीसी का कैश, फिर डिसमेंटलिंग प्रोविजन फॉर, हाँ डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग, और इसकी लिया करते थे प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो होगी 100 की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है और उसके लिए रेट यूज करना है ये वाला, ठीक है, कर लोगे ना। अब इससे आगे मैं आपको सवाल कराऊँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पे जब पहुँच जाया करो ना यहाँ पे, उसके बाद समरीज ओपन किया करो सवाल करते हुए। यहाँ पे पहुँच गए हो, अब फिर समरीज ओपन करो। कैसे? वो सारी चीज़ सामने आ जाती है ना भाई। आइए फर्ज 16, जल्दी कर लो भाई, आप बहुत स्लो चल रहे हो। ये लेसी का सवाल, ठीक है जी। अब ये जब लेसी का सवाल सामने आ गया, 191 रेंटल निकल आया, सारा कुछ आ गया। अब ये सामने आप राइट ऑफ यूज डेबिट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से लीज लायबिलिटी क्रेडिट, राइट ऑफ यूज डेबिट, इंस्टॉलेशन तो कोई नहीं थी, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग है, आईडीसी है, ये सारी चीज़ें सामने पड़ी हुई, ठीक है। तो समरी सामने खोल लोगे, आपके सामने सारी बात, लीज पेमेंट पीवी निकालनी है, पीवी से अमाउंट स्केड्यूल स्टार्ट करना है, ये सारी बातें यहाँ पे सामने रख लोगे, सवाल करते हुए आसानी होगी। ये दो तीन बार जब इस तरह से हो जाते हैं सवाल, तो फिर चीज़ें वैसे ही काबू में आ जाती हैं कि हाँ यार, जब भी लेसी का सवाल आएगा तो ये लेसर का सवाल आएगा तो इस तरह से चलना है, ठीक है। ओके डन, ठीक है जी। पार्ट 1 क्लोज कर दें, पार्ट A, पार्ट B शुरू करते हैं फिर इंशाल्लाह।